वर्ब के पार्ट 5 में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम वर्ब का कुछ अन्य तरह के वर्ब को देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ही टीचेज मी इंग्लिश। टीचेज वर्ब हुआ, मेन वर्ब है जो एक्शन बता रहा है, और यह ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ ट्रांजिटिव का पूर्णतः विस्तार से हम प्रयोग समझेंगे। हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो। इसका मतलब कि मी जो है और इंग्लिश है दोनों ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव वर्ब टीचेज का। तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि ये तो आपने कहा, हमें समझ में नहीं आया कि यह ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो उसका एक तरीका है कि ट्रांजिटिव जो वर्ब आया उस वर्ब से क्या लगा करके प्रश्न करें और या किसे लगा करके, क्या लगा करके या किसे लगा करके। पढ़ाना टीचेज है तो प्रश्न कीजिए वे मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? तो उत्तर किस पर गिरा? इंग्लिश पर, इसलिए यह ऑब्जेक्ट हुआ। और किसे पढ़ाते हैं? तो मुझे। तो वर्ब से क्या या किसे लगा करके वर्ब से प्रश्न कीजिएगा, जिस पर उत्तर गिरेगा वह ऑब्जेक्ट होगा, और वह जो वर्ब जिस वर्ब से प्रश्न कर रहे हैं वह वर्ब ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो। ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि क्रिया का प्रभाव, क्रिया मतलब वर्ब, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब क्रिया टीच जो है उसका प्रभाव जो पढ़ाने का, पढ़ाना जो वर्ब है उस पढ़ाना का जो प्रभाव है मुझ पर पड़ रहा है क्योंकि मुझे पढ़ाता है, और इंग्लिश पर भी है क्योंकि इंग्लिश पढ़ाता है। तो आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो। और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाया? वर्ब से क्या लगा करके या किसे लगा करके। तो जिस पर उत्तर गिरा उसको हमने ऑब्जेक्ट कहा। तो ऑब्जेक्ट की भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि जो वर्ब आ रहा है उस वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता हो, उसका प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें टीचेज वर्ब का प्रभाव मी पर भी पड़ रहा है और इंग्लिश पर भी पड़ रहा है, इसलिए यह दोनों ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ही टीचेज इंग्लिश, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट मिला, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस वर्ब के बाद देखिए क्या वो ऑब्जेक्ट आया है? एक ही ऑब्जेक्ट आया है। तो इसका मतलब जिस ट्रांजिटिव वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट हो उसको मोनो ट्रांजिटिव कहा जाता है। मोनो मतलब एक होता है। तो कोई पूछेगा कि मोनो ट्रांजिटिव क्या है? तो जिस वर्ब के बाद एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो। जिस ट्रांजिटिव वर्ब, टी वर्ब मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, जिस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ही ऑब्जेक्ट हो उसको हम मोनो ट्रांजिटिव कहेंगे। अब इस वाक्य में देखें, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। उसने मुझे एक किताब दिया, तो देना क्रिया है, यह ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए क्या दिया? एक किताब, तो किताब भी ऑब्जेक्ट है। किसे दिया? मुझे, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि जिस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हो तो उसको डाई ट्रांजिटिव कहा जाता है। तो डाई ट्रांजिटिव के बारे में क्या लिखेंगे कि जिस डाई ट्रांजिटिव जो आएगा तो डाई ट्रांजिटिव के बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे। और मोनो ट्रांजिटिव के बाद
एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे देखिए, ही सेंट मी 500 रुपीज, यह ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका दो ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब से प्रश्न कीजिए, क्या भेजा, तो 5000 रुपया ऑब्जेक्ट है। किसे भेजा, मुझे, तो मी भी आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में एक सजीव है और एक निर्जीव है। तो जो सजीव ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मी सजीव ऑब्जेक्ट है, तो सजीव ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और निर्जीव ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे भी याद रहेगा, डी से डायरेक्ट, डी से डेड, डेड मतलब मरा हुआ, तो निर्जीव है। अब देखिए कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है, पूछेगा कि इस केस कौन सा केस में है, तो इसका केस है ऑब्जेक्टिव केस। दोनों जो है सो ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस का भी दो भेद होता है, एक डेटिव केस और एक एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस, अगर ऑब्जेक्ट एक से अधिक है तो इसका मतलब कि दोनों तो ऑब्जेक्टिव केस में है ही, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव केस में कौन डेटिव केस में है और कौन एक्यूजेटिव केस में है। तो आप याद रखिएगा, डेटिव केस हमेशा उस ऑब्जेक्ट को बताता है जो प्राणी हो, व्यक्ति को, सजीव को बताता है। डेटिव केस हमेशा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्टिव केस के डेटिव केस में होता है, और जो निर्जीव हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्टिव केस के एक्यूजेटिव केस में, वह एक्यूजेटिव केस में होता है। तो इसका मतलब कि आप ऑब्जेक्टिव केस पढ़े थे, तो दोनों तो है ही ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि वाक्य का ऑब्जेक्ट जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो जब एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस का भी दो भाग है। तो ऑब्जेक्टिव केस का एक पहला भाग है डेटिव केस और दूसरा है एक्यूजेटिव केस। तो डेटिव केस में कौन आते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, सजीव, और एक्यूजेटिव केस में कौन ऑब्जेक्ट आते हैं, जो निर्जीव होते हैं। समझ में बात आई। अब अगला हम देखेंगे कि मैंने देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा आपने, तो पहले आया है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब आपका ट्रांजिटिव है, और दो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सजीव पहले आया है, तो लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और निर्जीव बाद में आया है तो उसको लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह वाक्य का स्ट्रक्चर है। तो कहा जाता है कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हो तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाइए, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जाम्पल देखें हम, ही टीचेज मी इंग्लिश, शी gave him a red pen, he bought me a bicycle, she brought him a new pen। आप देख रहे हैं इस वाक्य में कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब दो ऑब्जेक्ट आता हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। लेकिन ऐसा भी आपका स्ट्रक्चर है, ऐसा भी आपका स्ट्रक्चर है
कि इस वाक्य को ऐसे ही बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब आपका हो गया ट्रांजिटिव, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहले आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए कि जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो सीधा सीधी लिखा गया। हाँ, ये आपको बताए हैं कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यह कौन केस होता है? जो सजीव को बता रहा है, सजीव है ना, कौन केस? डेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के डेटिव केस में, और यह है एक्यूजेटिव, ऑब्जेक्टिव केस के एक्यूजेटिव केस में। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। आखिर ये दोनों जो है, किसका भेद है? ऑब्जेक्टिव केस का। ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस के भी दो भाग हैं, डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। तो डेटिव केस के अंतर्गत वैसे ऑब्जेक्ट आते हैं जो व्यक्ति होते हैं, सजीव होते हैं, और एक्यूजेटिव केस में वे ऑब्जेक्ट आते हैं जो निर्जीव होते हैं। इसको याद रखना है। अब इस स्ट्रक्चर को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाए हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ला रहे हैं। तो क्या कहता है नियम कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो इन दोनों के बीच फॉर का प्रयोग जरूर करेंगे या टू का प्रयोग जरूर करेंगे, जरूर होना चाहिए। फॉर कब करेंगे? जब के लिए के अर्थ में हो, और टू का प्रयोग करेंगे जब हिंदी का के की के अर्थ में हो। ये दोनों में से कोई प्रयोग जरूर आएगा। तो देखिए, इसी को हम चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लीजिए इसका, ही टीचेज इंग्लिश, वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मुझको, काके की को, तो यहां पर क्या ला देंगे? टू मी। शी gave a red pen, उसने एक लाल कलम दिया उसको, तो टू हिम। उसने खरीदा, ही बॉट ए बाइसिकल, उसने खरीदा एक बाइसिकल मेरे लिए, मेरे लिए, तो फॉर मी। तो आप देख रहे हैं टू का प्रयोग कब हो रहा है और फॉर का प्रयोग कब हो रहा है। इस हिंदी पर आप उसको ध्यान रखेंगे। सी ब्रॉट, उसने क्या लाया? ए न्यू पेन, एक नई कलम उसके लिए, तो फॉर हिम। तो दरअसल यही बात समझना है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तब इन दोनों के बीच फॉर या टू प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य होगा। ये यहां पर जो आ रहा है, ये दोनों क्या है? प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग अवश्य होगा। तो फॉर का प्रयोग के लिए के अर्थ में, और टू का प्रयोग का के की के अर्थ में करेंगे। तब हम अगले वीडियो में देखेंगे कुछ खास और बातें वर्ब की। ठीक है, धन्यवाद।